बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन के कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सजेस्ट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन एनी टू मटीरियल ऑब्जेक्ट्स, देन वाई टू चेयर्स इन योर रूम डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू दिस फोर्स। देखें, मैं सिंपल फार्म बताता हूँ कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो ये कहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उन दोनों के दरमियान एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस वजह से वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। अच्छा, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि जी दो ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स के थ्रू। फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फिर क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बात कहता है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो फिर जो आपके रूम में दो चेयर्स पड़ी हुई हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रही? अगर अट्रैक्ट कर रही हैं तो फिर एक दूसरे के पास क्यों नहीं जाती? तो कहाँ है वो फोर्स? क्यों नहीं अट्रैक्ट वो एक दूसरे को कर रही? जबकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो वो ये कहता है कि हर चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इधर क्या रीज़न है, चेयर्स एक दूसरे को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रही? तो बच्चों, इसका सिंपल आंसर पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन भी करते हैं, एग्जाम्पल भी दूंगा। जैसे एक सिंपल आंसर ये है बच्चों, जो दो चेयर्स हैं ना, चाहे दो चेयर्स हैं या कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन उनके दरमियान जो फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इतनी कम है कि वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच नहीं सकते। वो कोशिश कर रहे हैं यानी कि, लेकिन एक दूसरे को अपनी तरफ यानी कि अट्रैक्ट करके अपने पास लेके आना ये नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू चेयर्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कम्पेयर टू देयर वेट्स। तो पहले एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, मैंने कहा बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू चेयर इज एक्सट्रीमली स्मॉल। मैंने सिंपल स्मॉल नहीं कहा या वेरी स्मॉल भी नहीं कहा, मैंने कहा एक्सट्रीमली स्मॉल। एक्सट्रीमली स्मॉल का बच्चों मतलब यह है बहुत ही ज़्यादा कम, बहुत ही ज़्यादा कम। ठीक है। अब दो ऑब्जेक्ट्स, हम भी हमारे जो बाकी हमारे की जो चीज़ें पड़ी हम उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी तरफ नहीं जा रहे, वो हमारी तरफ नहीं आ रही। तो ये कहाँ पर है वो फोर्स? फिर जबकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो यही कहता है। तो बच्चों, वो फोर्स बहुत ही कम है, हम फील भी नहीं कर पाते। ठीक है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि इज एक्सट्रीमली स्मॉल। जो मैंने आगे लिखा ना, एज कंपेयर टू देयर वेट्स, इसका क्या मतलब है? देखें, सपोज कर लें जो दो चेयर हैं वो 10 kg की है, 10 किलो की एक चेयर है और दूसरी भी 10 किलो की है। ठीक है। अब उन दोनों के दरमियान जो अगर सपोज कर लें जो फोर्स है वो 0.00000667, ठीक है, इतने ज़्यादा ज़ीरो है बीच में। तो मुझे बताएं, अब 10 kg वेट किधर और इनके दरमियान जो फोर्स इनको एक दूसरे को खींचने के लिए दी गई है वो कितनी है जी? 0.000067। तो आप फोर्स देखें और उनका वेट देखें, तो वो ये फोर्स उनके वेट के मुकाबले में भी बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए मैंने लिखा कि एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू देयर वेट्स। जब फोर्स इतनी ज़्यादा कम है, सो दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट, एक दूसरे की तरफ नहीं जाते। ठीक है, वो मूव करके नहीं जाते, बस फोर्स है लेकिन वो बहुत कम है, ना होने के बराबर समझ लें। फिर तो बच्चों, मैं इसको अब एक्सप्लेन करता हूँ कि फिर ऐसे क्या हो, फिर ऐसा क्या हो कि जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे। ऐसी क्या कंडीशंस हैं कि जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो एक ऑब्जेक्ट दूसरी तरफ चला जाए? तो बच्चे इसको अब एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जो हमने कह रहे हैं ना, ये एक फोर्स एग्जिस्ट करती है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, इसको हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं पहले। सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज, मैथमेटिकली इसको लिखते हैं एफ। ये एफ ये वही फोर्स है जो कि इक्वल है जी m1 m2 ओवर आर स्केयर। यहाँ पर m1 एक मैस, एक ऑब्जेक्ट लाइक एक चेयर है, m2 दूसरी चेयर है, उसका मैस है, और आर उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या हो कि वो दो ऑब्जेक्ट, जो हम कह रहे हैं कि दो चेयर्स के दरमियान फोर्स है लेकिन वो इतनी कम है कि हम फील भी नहीं कर सकते, तो फिर ऐसा क्या हो कि वो फोर्स फील भी हो हमें? वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो आप ज़रा देखें इसको। इन ऑर्डर टू बी एबल टू नोटिस द ग्रेविटेशनल फोर्स,
ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। यहाँ तक एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर आप चाहते हैं कि आप उसको नोट डाउन करें, उसको आप फील कर सकें, तो फिर इसके लिए क्या ज़रूरी है कि एट लीस्ट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ शुड हैव एन एक्सट्रीमली लार्ज मास। दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, उन दोनों में से एक बॉडी ऐसी हो जिसका मैस एक्सट्रीमली लार्ज, मैस एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो। यानी कि आप नॉर्मल दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके दरमियान जो फोर्स है उसको आप फील भी नहीं कर पाएंगे। तो नोटिस करने के लिए, फील करने के लिए क्या ज़रूरी है कि दोनों में से कम एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होना चाहिए, एक्सट्रीमली लार्ज मैस उसका होना चाहिए। ठीक है, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ। आप यूँ समझ लें कि एक ऑब्जेक्ट अर्थ है और दूसरा ऑब्जेक्ट, आप कोई भी दूसरी बॉडी सपोज कर लें, चलें एप्पल कर लें, एप्पल सेब। अब ज़मीन क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट एप्पल है। अब ज़मीन क्या करती है, एप्पल को अपनी तरफ यानी कि अट्रैक्ट कर लेती है, जो आपने न्यूटन वाली कहानी सुनी होगी। अब इसकी रीज़न क्या है, एक तरफ एक्सट्रीमली लार्ज मैस है यानी कि अर्थ। ठीक है, तो अब क्या होता है कि वो अपनी फोर्स लगा के उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो फोर्स जो है हम फील भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इस तरह का और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ज़मीन के ऊपर, इस तरह का कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है कि जो ज़मीन की तरह ही हो और वो दूसरे ऑब्जेक्ट को जब अट्रैक्ट करे तो हम उसे फील कर सकें। सिंस नो ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ हैव एन एक्सट्रीमली लार्ज मैस, तो इस तरह का कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है। हालांकि देखें, जैसे अर्थ है, अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब हम एक किसी एप्पल को ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो वो लेफ़्ट राइट या टॉप पे क्यों नहीं जाता, दाएं बाएं या ऊपर क्यों नहीं जा रहा, वो नीचे ही क्यों आ रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको नीचे से एक फोर्स अट्रैक्ट कर रही है। उस फोर्स को हम फील कर सकते हैं कि यार ये एक फोर्स है जो इसको नीचे लेके आ रही है। ठीक है, अब एप्पल उसकी तरफ भी चला जाता है, लेकिन अब दो चेयर्स हैं वो एक दूसरे की तरफ नहीं जाती। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट वो वेरी लार्ज मैस है उसका, जैसे अर्थ, लेकिन इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है। सो वी कैन नॉट नोटिस सच फोर्सेस। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम इस तरह की फोर्सेस को नोटिस भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही कम फोर्सेस होती हैं। ठीक है, सो इसी तरह द टू ऑब्जेक्ट्स इन अ रूम, चाहे वो दो ऑब्जेक्ट्स कोई भी हैं, चाहे दो चेयर हैं, इन अ रूम डू नॉट मूव टुवर्ड्स ईच अदर, वो एक से एक तरफ नहीं जाएंगी, ड्यू टू देयर स्मॉल मैस। उनका मैस, आप अर्थ का मैस और चेयर्स का मैस आप अगर कंपैरिजन करें तो आपको पता चलेगा तो बहुत स्मॉल मैस है। ठीक है, जबकि अगर मैस कम है तो विच लीड्स टू अ वेरी स्मॉल ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो ये बात भी कहता है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, यानी कि मैसेज के, प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के। अगर मैसेज कम है तो फोर्स भी कम होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर वैसे कंप्लीट हो जाता है। बच्चों मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है जैसे समझाने के लिए, क्योंकि ना लिखता तो फिर आपको शायद प्रॉपर क्लियर भी ना होता। समझाने की खातिर मैंने इसको लिखा है एग्जाम्पल को। देखें, हम सपोज कर लेते हैं कि से टू चेयर्स ऑफ मैस, हम कहते हैं जो दो चेयर्स हैं, देखते हैं अच्छा उनके दरमियान कितनी वो फोर्स, हम कह रहे हैं ना वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, तो कितनी कम है ज़रा देखते हैं। से टू चेयर्स ऑफ मैस 10 kg ईच, एक चेयर का मैस 10 kg है, दूसरी का भी 10 है, आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, और दो चेयर्स को हम रख देते हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर कम कर देते हैं। अब देखते हैं दी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम इज़, वो कितनी फोर्स है। तो हमें ये फार्मूला पता है कि F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्केयर। अब चूँकि बच्चों जी की वैल्यू हमें पता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11, एक्चुअली ये भी बहुत कम वैल्यू है। ठीक है, इस पर भी हमारे क्वेश्चन है एक। अब m1 को हमने कहा 10 kg, दूसरा m2 भी, दूसरी चेयर भी 10 kg किया और डिस्टेंस हमने 1 मीटर, 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करें तो 6.673 इंटू 10⁻⁻9, क्योंकि -11 है 10 पावर, और 10 पावर जो दूसरे 10 लिखे हुए इनकी पावर 1 है, तो दोनों ऐड करें तो 2, -11 + 2 ये -9 आ जाएगा। और 6.673 इंटू 10⁻⁻9 का मतलब है बच्चों 0.000, ये इतने सारे ज़ीरो लगा के ना 6673। अब ये कह देना बड़ा आसान है, लेकिन इसको आप ज़रा अंडरस्टैंड करें कि 0.000 ये बहुत ही ज़्यादा कम फोर्स है। अब वेट देखें, इनका मैथ देखें, वो 10 kg का, और इनके मुकाबले में ये फोर्स 0.000, तो ये बहुत ही कम है। सो दिस फोर्स इज़ वेरी स्मॉल, वी कैन से दैट द फोर्स इज़ नॉट एनफ, वो इतनी फोर्स नहीं है। सो टू चेयर्स डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, वो इस अट्रैक्ट भी नहीं करेंगी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1।
मैंने डिटेल से थोड़ा एक्सप्लेन किया है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वाई जी इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि ये एक, हम जी को क्यों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। देखें, इसकी रीज़न बच्चों ये है कि जो जी है ना, आप जी को यूँ समझ लें कि ये पूरी कायनात का लाडला है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू, ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम है। देखें ना, हम कहते हैं ना, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, दो ऑब्जेक्ट, वहाँ पर हम जैसे ऊपर देखें फोर्स में भी हम जी यूज़ करते हैं, कैपिटल जी, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हों, चाहे वो दो चेयर्स हैं, दो कोई भी बॉडीज़ हैं, उनके लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक है पूरी कायनात में। जब पूरी कायनात का एक ही लाडला है, यानी कि एक ही वैल्यू यूज़ हो रही है जी की, तो बच्चों इसको फिर ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम दिया गया। लेकिन जो स्मॉल जी होता है ना, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ज़मीन पर और या थोड़ा हाइट पर जाए वो कम हो जाती है। लेकिन जो कैपिटल जी है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये पूरी कायनात में हर ऑब्जेक्ट्स के लिए और हर जगह सेम है। जब सेम है तो इसका मतलब है ये एक ही लाडला है पूरी कायनात में, ठीक है। सो इसको हमने नाम दे दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी रीज़न क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जी इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट बिकॉज इट्स वैल्यू इज़ सेम। इसकी वैल्यू बिल्कुल एक जैसी है फॉर एवरी पेयर ऑफ बॉडीज़। पेयर ऑफ बॉडी, जो भी दो बॉडी इसे को ट्रैक कर रही होती हैं, उनके लिए सेम है। एंड एवरीवेयर, और हर जगह इन द यूनिवर्स, पूरी कायनात में ये तमाम बॉडीज़ के लिए सेम है और हर जगह ये सेम है। इस वजह से ये फिर एक ही, इसका मतलब है कोई हीरा है जिसको हमने फिर इसका नाम भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कर दिया है। अब इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, ठीक है। देखें, द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन दी, अच्छा ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। जब अगर डिपेंड करती होती तो उस चीज़ के चेंज होने से ये भी चेंज हो जाती। हम ये कह रहे हैं कि चेंज होती ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये फिर डिपेंड भी किसी चीज़ पे कोई डिपेंड नहीं करती, इसका किसी के साथ कोई तल्लक नहीं है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर साइज ऑफ बॉडीज़। अगर डिपेंड करती ना साइज़ या बॉडीज़ पे, तो बॉडी का लेट्स सपोज थोड़ी उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो जी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। फिर हम तो कह रहे हैं जी की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, तो इसका मतलब है उसकी कोई भी नेचर हो, किसी किस्म की हो, उसका कोई भी साइज़ हो, जी जो है वो चेंज नहीं होती, उस पर डिपेंड ही नहीं करती। इसी तरह इट आल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू बॉडीज़। दो ऑब्जेक्ट के दरमियान आप मीडियम क्या रखते हैं, वो हवा है, वो पानी है, वो कोई सॉलिड पड़ा हुआ है, फिर भी मैटर नहीं करता, जी की वैल्यू सेम रहेगी। जी ने बस कसम खा ली है कि मैंने चेंज नहीं होना, ठीक है। इट्स वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स इज़ कांस्टेंट। इसकी वैल्यू यानी कि हमेशा, यानी कि कांस्टेंट ही है, जो कि कितनी है जी, 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जिसके, ठीक है। दैट्स वाई जी इज़ सेम। अब जी सेम है, अब सेम भी क्यों है, ये भी रीज़न है कि वो किसी चीज़ पे डिपेंड ही नहीं कर रही, जिससे हम उन चीज़ों को चेंज करें तो ये भी चेंज हो, ये डिपेंड ही नहीं करती। सो इसकी वैल्यू सेम है फॉर एनी टू बॉडीज़ एंड इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जी की वैल्यू क्यों सेम है, क्यों हर ऑब्जेक्ट्स के लिए आर टू बाय। तो इसकी रीज़न ये है कि ये किसी चीज़ पे डिपेंड भी नहीं करती। इसका आंसर जो मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है, ये उस क्वेश्चन का भी आंसर बन जाता है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसकी हर जगह वैल्यू सेम है। अब नेक्स्ट, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू मेजर वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू को मेजर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्यों? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द वैल्यू ऑफ जी। मैंने रीजंस में दो रीजंस लिखी हैं बच्चों। जी की वैल्यू अब क्या होती है, देखें ऊपर लिखी भी हुई है क्वेश्चन में, 6.673 × 10⁻−11। इसको जब आप डिजिट्स में लिखें ना, साइंटिफिक नोटेशन से हटा के, तो आपको पता चलेगा इसमें भी कितने ज़ीरो आते हैं। ये भी 0.00000 जाके आएगा कुछ, तो इसका मतलब है ये बहुत ही कम है, इतनी कम है। आप मुझे बताएं, जिस जिस चीज़ की वैल्यू इतनी ज़्यादा कम हो, क्या उसको हम मेजर कर सकते हैं? ये जस्ट कह देना 0.00 आसान है, लेकिन इसको आप फील करें तो ये बहुत ही कम डिजिट है। ऐसी चीज़ों को मेजर करने के लिए, डायरेक्ट मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जी हम उसके ऊपर उसको रखें और या उसको फील कर लें और जो है ना मेजर कर लें।
तो बच्चों ऐसा मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है, बहुत कम वैल्यू होने की वजह से। तो इसका पहला आंसर रीज़न यही है कि द वैल्यू ऑफ जी इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। मैं जस्ट स्मॉल नहीं लिख रहा बल्कि एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही कम है, जो कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11। आप ये ना देखें 6.67, आप पावर को देखें जो कि -11 है। जब ये साइंटिफिक नोटेशन से इसको चेंज करेंगे तो आप तब आपको पता चलेगा ये कितनी कम है। जब इतनी कम चीज़ों का मैथ्स में, अब कोई बंदा जिसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाए ना, उसके लिए भी कोई मशीनें नज़र ही नहीं आती कि जी इसको कैसे मेजर करें, तो ये तो बहुत कम है। तो कम जो है उसके लिए हम जो है ना मेजर करना उसको बड़ा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों। इसी तरह इसका सेकंड रीज़न, अगर हम किसी फार्मूले के थ्रू इसको मेजर करने की कोशिश करें, कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो वो भी बच्चों हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसकी रीज़न देखें। सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन masses ऑन द अर्थ इज़ वेरी स्मॉल, देयरफॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर द वैल्यू ऑफ जी। इसको ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, ये हमारे पास जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसी से हमने जी का फार्मूला एडजस्ट किया है। जी इज इक्वल टू एफ डी स्केयर ओवर M1 M2। अगर जी की वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको चार चीज़ें पता होनी चाहिए। एक एफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्टेंस, डिस्टेंस चलें आप मेजर कर सकते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, और M1 चलें मैस भी आपको पता होगा, M2 दूसरा मैस भी आपको पता होगा। लेकिन इसमें बच्चों जो फोर्थ वन चीज़ है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी हम इसका जिक्र कर रहे थे कि ये दो ऑब्जेक्ट के दरमियान इतनी ही कम होती है कि हम इसको फील भी नहीं कर पाते, तो मेजर करना तो दूर की बात है। तब इसमें अगर हमें फोर्स नहीं पता तो मुझे बताएं क्या आप जी कैलकुलेट कर पाएंगे? सो इसलिए मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स। मसला कौन बना रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मैसेज ऑन द अर्थ इज़ वेरी स्मॉल, जो कि खुद बहुत कम है। देयरफॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर वैल्यू ऑफ जी। अगर आप एफ़ को मेजर नहीं कर सकते तो जी को मेजर करना तो दूर की बात है। सो बच्चों, विदाउट knowing the value of f की वैल्यू जाने बगैर वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, हम जी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। चलें, अब बच्चों मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूँ कि इंशाल्लाह फजल एकेडमी पर ये जो आपकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन है, इसके कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे, कंप्लीट तैयारी आपको करवाई जाएगी, जिसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, एमसीक्यूज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बोर्ड के लिहाज से। जो आप पेपर इंशाल्लाह हम गेस्ट पेपर भी बनाएंगे, गेस्ट पेपर से पहले पहले भी मैं हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें आप तैयार करें, चाहे वो नेशनल बुक फाउंडेशन से हैं, दूसरी बुक है, एक ओवरऑल मैं बोर्ड के लिहाज से आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। इंशाल्लाह उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। तो बच्चों जो भी इस चैनल पर नए हैं अभी तक, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलें जी बच्चों, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि वेयर विल योर वेट बी ग्रेटर, एट मरी हिल्स और एट कराची। आपका वेट कहाँ पर ज़्यादा होगा, मरी में या कराची में? एंड वेयर विल योर मैस बी ग्रेटर, और आपका मैस कहाँ पे? बच्चों यहाँ पर एक चीज़ माइंड में रख लें, मैस और वेट में फ़र्क है, ठीक है, मैस और वेट। अच्छा चलें, मैं इस पर इंशाल्लाह टॉपिक वाइज अब आऊँगा तो डिफरेंस भी बना के आपको दूंगा। बच्चों पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, वेट जो होता है ना W, इसका फार्मूला अगर आप देखें तो W इज इक्वल टू mg, यानी कि मैस के साथ ही जी भी आ जाता है। अब चूंकि बच्चों मैं आपको बता रहा था कि जी की वैल्यू चेंज होती रहती है, ज़मीन पर और है, जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे वो जी की वैल्यू कम होती जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जी की वैल्यू चेंज होने की वजह से वेट चेंज होता रहता है, लेकिन मैस उतना ही रहता है। यानी कि बजाते खुद जो आपकी बॉडी है इसमें कोई फ़र्क नहीं आता, जस्ट इसमें के साथ जो एक और फैक्टर है जी, वो चेंज होता रहता है, जिस वजह से हम कहते हैं वेट चेंज हो रहा है, ठीक है। सो बच्चों इसका हमारे पास यानी कि दो पार्ट बनते हैं, मैं दोनों का आंसर करता हूँ फिर दोनों को एक्सप्लेन भी करता हूँ। कि पहले तो वेट की बात करते हैं बच्चों, माई वेट, क्योंकि उसने कहा योर, तो मैं अपने आप को कंसिडर करूँगा कि माई वेट एट कराची विल बी ग्रेटर, कराची में मेरा वेट ज़्यादा होगा देन माई वेट एट मरी हिल्स के मुकाबले में। क्यों? देखें बच्चों, जो कराची है ना वो कम हाइट पर है और जो मरी है वो ज़्यादा हाइट पर है। अब जैसे जैसे आप ज़मीन से दूर जाएंगे, हाइट पर जाएंगे, तो बच्चों जी की वैल्यू कम होती है, जी की वैल्यू कम होने से आपका वेट भी कम हो जाता है। आप मुझे बताएं, आप कराची यानी कि वो इतनी हाइट पर नहीं है, नीचे जगह पर है। अब कराची नीचे है तो इसका मतलब है जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वेट भी ज़्यादा होगा। अब जैसे जैसे यूँ ऊपर जा रहे हैं, अब मरी जो है वो हाइट पर आता जा रहा है तो जी की वैल्यू कम होती जा रही है तो वेट भी कम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा मेरा वेट कराची में ज़्यादा होगा और मरी में क्या होगा, कम होगा।
लेकिन बच्चों मैथ जो होता है, माई मैथ विल रिमेन सेम एट ऑल दी प्लेसेस। बजाते खुद जो मैथ है, बॉडी जो है, उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आती, मैथ उतना ही रहता है। वेट भी जस्ट जी की वैल्यू से चेंज होता है। तो अब इसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि एज़ वी नो दैट, पहले वेट की बात करेंगे फिर मैथ्स पे आएंगे, ठीक है। अब वेट का क्या फार्मूला है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, और यहाँ से अगर आप देखें तो डब्ल्यू जो है वो किससे, इसका जी की वैल्यू के साथ डायरेक्ट लिंक है, यानी कि वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के। अब जहाँ पर जी की वैल्यू कम वहाँ पर वेट कम, जी की वैल्यू ज़्यादा वेट ज़्यादा। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं जी की वैल्यू कहाँ ज़्यादा होती है और कहाँ कम होती है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जी की वैल्यू ज़मीन के ऊपर जो है वो 9.8 है। आप जैसे जैसे ज़मीन से दूर जाएंगे, ठीक है, तो जैसे जैसे ज़मीन से दूर जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होती है, क्योंकि ज़मीन किससे आप दूर जा रहे हैं तो वो जी ज़मीन की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है किस्म का। तो जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स, आप इसको बेशक समझ लें, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी आप इसको कह सकते हैं। अब ज़मीन से आप दूर दूर जा रहे हैं तो बच्चों आप जब उससे दूर जा रहे हैं तो वो वैल्यू कम होती जाती है फिर, ठीक है, अट्रैक्शन कम होती जाती है। तो इसलिए मैंने कहा जी कि वेट ऑफ द बॉडी डिपेंड्स, पहले तो हमने कहा वेट किस पे डिपेंड करता है, वेट ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि जी पे डिपेंड करता है। और जी क्या करती है, विच चेंज विद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन हाइट, जी की वैल्यू यूँ जो आपकी हाइट ज़्यादा होती जाएगी उससे चेंज होती जाएगी। अब क्या चेंज आएगी, क्या ज़्यादा होगी या कम होगी, तो वो भी हमने क्लियर कर दिया कि एज़ द डिस्टेंस फ्राम द अर्थ इंक्रीज़, यानी कि जैसे जैसे ज़मीन से आप ऊपर जाएंगे डिस्टेंस ज़्यादा होगा, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज, जी की वैल्यू कम हो जाएगी। आप मुझे बताएं, आप जैसे से आप मरी जो है वो हाइट पर है, तो अब इसका मतलब है जी की वैल्यू वहाँ पर कम हो जाएगी। जब जी की वैल्यू कम होगी तो वेट डिपेंड करता है जी पे, तो जी की वैल्यू कम तो वेट भी कम। देयर फोर माई वेट एट कराची विल बी ग्रेटर, क्योंकि जी की वैल्यू कराची में ज़्यादा है तो इसलिए मेरा वेट भी वहाँ पे ज़्यादा है, एज़ इट इज़ एट सी लेवल, क्योंकि वो सी लेवल पर है। बट एंड एट मरी इट विल बी स्मॉलर, और मरी में मेरा वेट कम है, क्यों, एज़ इट इज़ एट हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पे है, हाइट ज़्यादा तो जी की वैल्यू कम हो जाती है, जी की वैल्यू कम होगी तो वेट भी कम हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब आते हैं मैथ्स पे, माई मैथ्स विल रिमेन सेम, मैथ्स मेरा सेम रहेगा, इट डज नॉट चेंज विथ चेंज ऑफ प्लेस, ये जगह के चेंज होने से चेंज नहीं होता, इट रिमेन सेम, ये सेम रहता है, और एट ऑल दी प्लेसेस, ये किसी चीज़ पे जो है वो डिपेंड नहीं करता, मैथ्स जो है वो उसकी वैल्यू सेम रहती है। ये नहीं होता कि जैसे जी की वैल्यू चेंज हो रही है, जी की वैल्यू क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि जी एक्चुअली जी को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। अब जैसे जैसे ज़मीन से दूर हो रहे हैं वो ज़मीन की जो एक अट्रैक्शन है ना वो कम होती जा रही है, तो इसलिए जी की वैल्यू भी कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये था जी बच्चों आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ़ अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर, अगर एक बंदा है वो नॉर्थ पोल से किधर जाता है, इक्वेटर पे, ठीक है, सिंपल है, यानी कि आप यूँ माइंड में लें कि वो एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, व्हाट विल बी अफेक्ट ऑन हिज वेट ड्यूरिंग दिस ट्रिप, उसके वेट पे क्या फ़र्क है भाई, इसका मतलब है कोई एक चीज़ नॉर्थ पोल या इक्वेटर दोनों में से कोई एक ज़मीन के करीब है, एक ज़मीन से थोड़ा दूर है, देख लेते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि पहले तो मैंने सिंपल आंसर कर दिया, कि फिर इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि वेट ऑफ द मैन विल बी ग्रेटर एट द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल पे उसका वेट ज़्यादा है। अब वेट कैसे ज़्यादा होता है, इसका मतलब है जी की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ लिया है कि वेट डिपेंड करता है जी पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नॉर्थ पोल पे वेट ज़्यादा है तो इसका मतलब है जी की वैल्यू भी ज़्यादा है। अब जी की वैल्यू ज़्यादा होने से मुराद है कि ये इक्वेटर नॉर्थ पोल, इसका मतलब है कि वो ज़मीन के करीब हैं, एंड विल ग्रेजुअली डिक्रीज, वो आस्ता आस्ता वो क्या हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, व्हेन ही ट्रेवल्स टू द इक्वेटर, जब वो इक्वेटर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेटर पे आपका वेट कम है, वेट कम तो इसका मतलब है जी की वैल्यू भी कम है। अब जी की वैल्यू कम होने से ये पता चल रहा है कि इक्वेटर जो है वो ज़मीन की सरफेस से थोड़ा सा दूर है। बात क्लियर होगी ना, तो ये पॉइंट था आपका। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एज़ वी नो, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, और वेट डिपेंड करता है जी पे। तो सिंस द पोल्स आर नियर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ एज कम्पेयर टू द इक्वेटर, अब वो ये कह रहा है कि इक्वेटर के मुकाबले में जो नॉर्थ पोल है वो ज़्यादा करीब है ज़मीन के। जब ज़मीन के ज़्यादा करीब है तो वहाँ पर बच्चों जी की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देयर फोर एट द पोल्स द वैल्यू ऑफ जी इज़ ग्रेटर, जी की वैल्यू ज़्यादा है देन एट द इक्वेटर, इक्वेटर के मुकाबले में। तो दैट्स वाई द वेट ऑफ द मैन विल बी ग्रेटर, तो अगर जी की वैल्यू ज़्यादा है तो दैट्स वाई वेट ऑफ द मैन विल बी ग्रेटर, तो वेट भी फिर ज़्यादा होगा। ठीक है,
एट द नॉर्थ पोल। और जब आप फिर ज़्यादा वैल्यू से यानी कि वो कम वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो फिर वेट भी कम हो जाएगा एंड विल ग्रेजुअली डिक्रीज़, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा एज ही मूव्स टूवर्ड्स द इक्वेटर, जब वो इक्वेटर की तरफ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत ईजी है, उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ एंड एप्पल, देखें ये वो क्वेश्चन आ गया जो हम इसको एग्जांपल के तौर पर कंसिडर कर रहे थे कि अर्थ एंड एप्पल ऑन अ ट्री, ये दो बॉडीज उस समय लें एक दूसरे को ट्रैक करेंगे। ठीक है, अर्थ एंड एप्पल ऑन अ ट्री, एक अर्थ है एंड एप्पल है ऑन अ ट्री, एप्पल ट्री पर है। ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर, ये नहीं समझ लेना कि अर्थ भी ट्री पर है, ये जस्ट एप्पल ट्री पर है। ठीक है, अर्थ एंड एप्पल ऑन अ ट्री अट्रैक्ट ईच अदर बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अर्थ और जो एप्पल है दरख्त के ऊपर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कैसे? बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन चलें जी ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं मान लेते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी यही कहता है कि हर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर वो कहता है कि द एप्पल फॉल्स ऑन द अर्थ, यानी कि एप्पल ज़मीन पे गिर जाता है, एप्पल ज़मीन की तरफ आ जाता है, यानी कि ज़मीन ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। बट वाई द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स एप्पल, तो यानी कि अर्थ क्यों नहीं गई एप्पल की तरफ, जबकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर है बच्चों, बहुत ईजी है ये, कि मैथ्स की वजह से। अब आप खुद सोचें, ज़मीन तो अब एप्पल की तरफ तो नहीं जाएगी ना। ठीक है, क्यों, इसकी रीज़न क्या देखें, पहले तो मैंने सिंपल आंसर लिखा है, फिर एक्सप्लेन भी करते हैं इसको कि अर्थ एंड एन एप्पल ऑन अ ट्री अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से द एप्पल फॉल ऑन अर्थ। ठीक है, एंड द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द एप्पल बिकॉज मैस ऑफ अर्थ इज़ वेरी लार्ज। अब इसका मैस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एप्पल। तो मैं यही बता रहा, जब दो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करें तो एक अगर मैस बहुत ज़्यादा लार्ज हो तो वो दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और आप उसको देखेंगे, फील कर पाएंगे। तो बच्चों एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि वैसे यहाँ पर इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि हमने कंप्लीट एक ऐसा आंसर प्रोवाइड करना होता है कि ताकि बोर्ड में मार्क्स जो है वो पूरे आएँ आपके। बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपका डाटा प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन करना है कि फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि F इज इक्वल टू एम ए है, और इससे बच्चों अगर हम m को जो a के साथ मल्टीप्लाई और इसको हम डिवाइड कर देंगे f के साथ, और इसको हम लिख सकते हैं a को इधर लिख लें और f ओवर m को इधर लिख लें। यहाँ से बच्चों अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन और मैस का रिलेशन इनवर्स है। यहाँ से आप सोच रहे होंगे पता नहीं ये सर ने क्यों लिखा है। ये जो एक्सेलरेशन है ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, तो मैस का एक्सेलरेशन के साथ ज़रा लिंक बना रहे हैं। आप देखें, एक्सेलरेशन बच्चों अगर ज़्यादा हो तो इसका मतलब है वो चीज़ मूव कर जाएगी, अगर एक्सेलरेशन कम होगा या नहीं होगा तो इसका मतलब है वो चीज़ मूव नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होता है जब वो चीज़ मूव करती है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैस बहुत ही ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन और मैस का इन्वर्स रिलेशन है, मैस ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। अब इसका मतलब है एक्सेलरेशन कम होने से मुराद कि वो चीज़ मूव नहीं करेगी। अब मैस, अर्थ का मैस बहुत ही ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसका एक्सेलरेशन बहुत ही कम होगा, इतना कम होगा कि वो मूव भी नहीं कर पाएगी। अब दूसरी तरफ एप्पल की तरफ आए, एप्पल का मैस बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अर्थ, अर्थ के मुकाबले में जब मैस बहुत ही कम है तो एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा होगा। एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा होने से मुराद है कि वो मूव कर जाएगा अर्थ की तरफ। ये इसकी रीज़न है कि उसमें अर्थ क्यों मूव नहीं करती, क्योंकि उसमें इतना एक्सेलरेशन ही नहीं होता कि वो मूव करे। ठीक है, तो एज एक्सेलेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के, तो फिर इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि ग्रेटर द मैस ऑफ बॉडी, मैस ज़्यादा होगा तो स्मॉलर विल बी एक्सेलेशन प्रोड्यूस इन इट, मैस ज़्यादा होगा तो एक्सेलेशन कम प्रोड्यूस होगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब है कि मैस ऑपोजिट इसका कर लें कि मैस अगर कम हो जाए तो एक्सेलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो बच्चों अगर अर्थ का मैस बहुत ज़्यादा है तो उसमें एक्सेलेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, अगर एक्सेलेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर हमने ये कहा कि एज अर्थ मैस बीइंग एक्सट्रीमली लार्ज, अर्थ का मैस बहुत ज़्यादा लार्ज है एज़ कम्पेयर टू एप्पल, एप्पल के मुकाबले में, सो इट हैज़ नेग्लिजिबल एक्सेलेशन, मैस ज़्यादा है तो एक्सेलेशन यानी कि इतना है, फिर समझ लें उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आप समझ लें है ही नहीं, नेग्लिजिबल एक्सेलेशन टूवर्ड्स द एप्पल, तो एप्पल की तरफ उसका एक्सेलेशन समझ लें है ही नहीं, जब है ही नहीं तो फिर मूव किधर वो करेगी। सो फिर एप्पल ही कहता है चलो मैं ही आ जाता हूँ, द एप्पल मूव्स टूवर्ड्स द अर्थ एंड नॉट द अर्थ मूव टूवर्ड्स द एप्पल। ठीक है, यानी कि दोनों में से एप्पल कहता है यार कोई मसला नहीं, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ, अगर आप में इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलें जी, अब बच्चे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बहुत इजी है, न्यूमेरिकल टाइप है, द मैस ऑफ मून इज़ 100 टाइम्स लेस
यानी कि जो मून का मैथ है ना, थोड़ा सा इसको माइंड में देखें, फील करें क्या हम पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ताकि आपको समझ भी आए। देखिए मैथ ऑफ मून, जो मून का मैथ है वो कहता है इज़ 100 टाइम लेस, वो कम है जी, कितना कम है, 100 टाइम्स। किससे? द मैथ ऑफ अर्थ, अर्थ के मैथ से। ठीक है, आप इसको ज़रा माइंड में सोचें कि यार क्या हम स्टडी कर रहे हैं, ऐसे ही ना पढ़ते जाएँ। ठीक है, या आंसर ना नोट करते जाएँ, सुना भी करें, समझा करें बच्चे। तो जो मून है उसका मैथ कम है, वो एक्सपोजिशन कर रहा है, सपोज कर रहा है कि मैथ का मून ऑफ मैथ 100 टाइम लेस देन द मैथ ऑफ अर्थ, अर्थ के मुकाबले में। ठीक हो गया जी। एंड द रेडियस ऑफ मून इज़ 4 टाइम लेस, और जो उसका रेडियस है वो 4 गुना कम है रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में। शो दैट द वैल्यू ऑफ जी, अगर उसका मैथ भी कम है, रेडियस भी कम है, तो जी की वैल्यू भी कम है। तो वो खुद ही कह रहा है कि शो दैट द वैल्यू ऑफ जी 6 टाइम लेस, ये आप प्रूव करके दें कि वो 6 टाइम लेस है द वैल्यू ऑफ जी, जी के मुकाबले में। ठीक है, देखें तो बच्चों आपको जो पहले डाटा दिया गया है कि मैथ ऑफ मून, मैथ ऑफ मून को हम कैपिटल एम और साथ छोटा सा स्मॉल एम, इस स्मॉल एम का मतलब है मून, मैथ ऑफ मून वो कितना है, वो कहता है 100 टाइम लेस, वो कम है किससे, अर्थ से। तो इसका मतलब ये हुआ मैथमेटिकली, इसका मतलब है कि अर्थ का जितना भी मैथ है ना, आप उसको 100 से डिवाइड कर दें। ठीक है, इसको कहते हैं 100 टाइम लेस। इसी तरह उसने कहा जो रेडियस ऑफ मून है, यानी कि आर एम, एम का मतलब मून और आर का मतलब रेडियस, रेडियस ऑफ मून वो क्या है जी, वो 4 टाइम लेस है अर्थ से। यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ आर ई इससे 4 टाइम लेस है, तो 4 से डिवाइड कर दें इसको। ये दो चीज़ें गिवन थी। अब तीसरी चीज़ उसने क्या कही है कि जो वैल्यू ऑफ जी, यानी कि जी ऑन मून, ठीक है, जी एम, ये कितना है, ये 6 टाइम लेस है यानी कि अर्थ के मुकाबले में। तो जी ई यानी कि जी की वैल्यू जो अर्थ पर होती है उसको आप 6 से डिवाइड करें, तो जी की वैल्यू जो मून पर है वो आ जाएगी। तो ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। देखें बच्चों वेरी सिंपल है। तो आपको पहले तो मैं ये एक फार्मूला बताने लगा हूँ जो कि आपने पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 और ओवर आर स्केयर या डी स्केयर आपने पढ़ा था। इसी को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखें यहाँ पर हमें कहता हूँ एफ फोर्स क्योंकि इक्वल होती है वेट के, तो एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू, फिर इसको हम कर देते हैं जी एम, जिसको हम M1 M2 कहते थे ना, अब हम उसको एक को स्मॉल एम कह रहे हैं और एक को कैपिटल एम ई कह रहे हैं। अब और डी स्केयर की जगह, अब क्योंकि ऊपर मैस ऑफ अर्थ की बात हो रही है तो नीचे रेडियस ऑफ अर्थ और इसका स्केयर। अब बच्चों आप फोर्स समझ ख़त्म कर दें, डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, वेट एम जी के, ये एक इसका अगला स्टेप है। ठीक है, एम जी नीचे करता तो बहुत लेंथी सा नज़र आता है आपको, परेशान हो जाते हैं आप। ठीक है, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी, तो एम जी इज़ इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर स्केयर। अब स्मॉल एम और स्मॉल एम दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आ जाता है जी ई इज़ इक्वल टू जी एम ई ओवर आर। इसके बच्चों ये एक फार्मूला जो बना है ना, ये देखें जी ई, ये जी की वैल्यू अर्थ के लिए बन गया है। ठीक है, यहाँ से ही हमने मून के लिए भी बनाना है, ये मैंने आपको प्रॉपर पहले गाइड किया कि ये कैसे बना। अब ये जो हमारे पास फार्मूला बना है जी ई इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर, इसके ये जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर जब होती है, तो अब इसी को हमने चेंज करना है मून के लिए। द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ मून, इसी को जस्ट जहाँ पर छोटा छोटा ई लिखा हुआ है ना, और हम एम लिख देंगे, मून कर देंगे इसको, यानी कि जी एम इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर एम स्केयर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो अब देखें ये हमने क्या किया, अब हमने एक्चुअली कैलकुलेट भी यही करना है जी एम, इसलिए हमने वो अर्थ वाले फार्मूले से फिर हमने डायरेक्ट ये मून वाला फार्मूला बना लिया है। अब इसी को हम आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, ये मैंने दोबारा से इसको लिख दिया है, जी एम इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर एम स्केयर। तो यहाँ पर बच्चों अगर हमने जी एम कैलकुलेट करना है तो हमें तीन चीज़ें चाहिए, एक जी की वैल्यू चाहिए, एक एम एम यानी कि मैस ऑफ मून चाहिए, और आर एम यानी कि रेडियस ऑफ मून चाहिए। तो कोई मसला नहीं, हमारे पास तीनों चीज़ें हैं। अब जी की वैल्यू को बच्चों फिलहाल आप इसी तरह रहने दें। अब मैस ऑफ मून, मैस ऑफ मून आप देखें ऊपर ज़रा स्टेटमेंट में आपने लिखा हुआ था, मैस ऑफ मून एम ई ओवर यानी कि 100 टाइम लेस था अर्थ से। तो बच्चों इसकी जगह आप लिखें ना यूँ एम ई ओवर 100, और रेडियस बच्चों आपको पता है वो आर ई ओवर 4 था। ठीक है, ऊपर स्केयर भी कर देना है इसका। अब इसको बच्चों देखें, ये मैंने लिख दिया यूँ, जी को इसी तरह लिखें एम एम ई ओवर 100, ये डिवाइड हो रहा है उस नीचे वाली वैल्यू से, तो डिवाइड को तो बच्चों हम साइन से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, एम ई ओवर 100 डिवाइडेड बाय आर ई स्केयर। अब मैंने देखें स्केयर को अप्लाई कर दिया, ये आर ई स्केयर हो जाएगा और 4 का स्केयर 16 हो जाएगा। इस तरह लिखना ज़्यादा आसान है, वो ऊपर उस तरह लिखा हो तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है, आपको समझ नहीं आती। ठीक है, अब बच्चों क्या है जी एम ई ओवर 100, अब डिवाइड को जब आप चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो 16 ऊपर चला जाएगा और आर ई स्केयर नीचे आ जाएगा।
यहाँ से बच्चों आप क्या करें, जो डिजिट्स हैं इनको अलग से साइड पे करें, ठीक है। 16/100 ये अलग से हो गया, बाकी जो रह जाता है उसको साइड पे कर लें, GME/R स्केयर। तो बच्चों जब आप 16 का टेबल लेके जाएंगे 100 पे, तो ये आ जाता है 6.5। ऊपर से 16 कैंसिल हो गया तो ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे आ जाएगा 6.25। और ये जो नीचे जो फार्मूला बना हुआ है ना GME/R की, ये दोबारा से जी के इक्वल ही होता है, GE के रेडियस, यानी कि जी की वैल्यू ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये GE के इक्वल, तो अब 6.25 को बच्चों हम अप्रॉक्सीमेटली 6C लिख देंगे ऐसे। तो देखें ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि GM=GE/6 होना चाहिए हमारे पास। ये चीज़ देखें आप, दोबारा से हमने प्रूव करनी थी। तो बच्चों हमारे पास ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, ये हुआ कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून, ठीक है, वो कितना है, इज़ ऑलमोस्ट 6 टाइम लेस। जब कोई चीज़ बच्चे डिवाइड हो रही है, जैसे मैंने ऊपर बता रहा था मैस ऑफ अर्थ, हम कहते हैं ना मैस ऑफ, तो देखें डिवाइड से मुराद ये होती है ना कि वो उससे लेस है। जैसे हमने स्टेटमेंट स्टार्ट में लिखा था कि मैस ऑफ मून वो कितना है जी, 100 टाइम लेस है मैस ऑफ अर्थ है, तो हमने ME को डिवाइडेड बाई 100 किया था। यहाँ पे 6 डिवाइड होने से मुराद ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ऑलमोस्ट 6 टाइम लेस, वो कम है देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून। ये जो मैंने नीचे स्टेटमेंट लिखी है ये आपके क्वेश्चन में भी समझ लिखी हुई है। तो चलें अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ mass and radius of earth becomes double, then what will be effect on the value of g on the surface of earth? वो ये कहता है कि अगर आप मैस एंड रेडियस ऑफ अर्थ को डबल कर देते हैं, यानी कि मैस को और रेडियस को डबल कर देते हैं, तो जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखते हैं जी पे फ़र्क पड़ता भी है नहीं। तो जी का पहले फार्मूला आपको आना चाहिए, एज़ वी नो दैट, ये बच्चों अब डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ऊपर मैंने समझाया था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि ये कैसे बनता है, और इसी से फिर हमने वो मून वाला भी बनाया था, ठीक है। ये वही आप देख लें उसको दोबारा से कि GE=GME/R स्केयर। आप देखें जो GE यानी कि वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ, ये किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक जी पे, और जी तो चलें कांस्टेंट है उसका तो मसला ही नहीं है, मैस ऑफ अर्थ, और दूसरा रेडियस ऑफ अर्थ, इन पे डिपेंड करिए। मैस ऑफ अर्थ और रेडियस को आप चेंज करेंगे तो जी भी चेंज होगा। क्वेश्चन में उसने यही कहा है कि आप मैस को रेडियस को डबल कर दें तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर, देखते हैं। इफ़ मैस एंड रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स इफ़ मैस एंड रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स डबल, यहाँ पर बच्चों नहीं लिखा, डबल आपने लिख लेना, ठीक है। देन इक्वेशन 1, मैंने इसको इक्वेशन 1 नाम दिया था, इक्वेशन 1 चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर दे दूंगा दोबारा से कि इफ़ मैस एंड रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स डबल, ठीक है, अगर हम डबल करते हैं देन इक्वेशन 1 बिकम्स, देखें मैंने क्या कि आप ज़रा खुद सोचें कि जो ऊपर वाला फार्मूला है और इस नीचे वाले में क्या फ़र्क है। एक तो चेंजिंग इसमें यह है कि जी ई के ऊपर मैंने जी ई और ऊपर प्राइम डैश सी डाल दी है, डैश सी डाली है। अब जी की वैल्यू वो वाली तो नहीं रहेगी क्योंकि आप आगे उसका सारा स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक प्राइम सा डाल दिया था कि अलग से नई वैल्यू अब आएगी। आगे क्या किया, GME मैस ऑफ अर्थ को देखें मैंने नीचे 2ME यानी कि डबल कर दिया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में यही कहा था डबल करें। और रेडियस ऑफ अर्थ को भी मैंने 2RE कर दिया, इसको भी डबल कर दिया और ऊपर स्केयर इसी तरह लिख दिया। अब देखें, अब जो 2 मैंने स्टार्ट में कर दिया और GME आवर, अब जो पावर है ना ये 2 के ऊपर अप्लाई होगी तो 4 बन जाएगा और RE स्केयर हो जाएगा। अब ऊपर वाला 2 इस 4 से कैंसिल होगा, 2 1 2 और 2 2 4, तो बच्चों आपका इधर लिख लें आप इसको 1/2 और GME/R स्केयर। तो 1/2 को इसी तरह लिखें, और ये जो GME/R स्केयर बच्चों ये किसके इक्वल आता है, ये G ऑन अर्थ GE के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर आप मैस और रेडियस को डबल करते हैं तो जी की वैल्यू जो है वो देखें पहले वाली वैल्यू से 1/2 का क्या मतलब है, हाफ हो जाएगी। 1/2 का मतलब यही है ना, डिवाइड हो रही है 2, जब किसी भी चीज़ को 2 से डिवाइड करें वो चीज़ हाफ हो जाती है। तो इसका मतलब है जी की वैल्यू हाफ हो गई है, ठीक है। कब हाफ हुई है, हाफ हुई है जब आपने मैस और रेडियस को डबल किया है। सो हम क्या देंगे, सो इफ़ मैस एंड रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स डबल देन द वैल्यू ऑफ जी रिड्यूसिस टू हाफ। ये रिड्यूसिस का मतलब है कम हो जाएगी, कितना कम होगी, रिड्यूसिस टू हाफ, हाफ हो जाएगी। चलें जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 9। 9 में वो कह रहा है आर्टिफिशियल सेटेलाइट
डू नॉट हैव इंजन लाइक कार, ठीक है, देन हाउ कैन दे कीप ऑन मूविंग अराउंड द अर्थ। यानी कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है डू नॉट हैव इंजन, इसके पास कोई इंजन नहीं है, लाइक कार, जैसे कार्स के पास होता है, ठीक है। देन हाउ कैन दे कीप ऑन मूविंग अराउंड द अर्थ, अगर इंजन नहीं है तो फिर ये कैसे अपनी उस मोशन को जारी रखता है अराउंड द अर्थ। क्योंकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपने पढ़ा है कि वो अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करते हैं, तो उसने कहा इनके पास इंजन है ही नहीं, तो फिर ये कैसे रिवॉल्व करते रहते हैं। चलें एक दफ़ा तो हमने उनको ऊपर भेज दिया, और फिर वो आप आगे कैसे रिवॉल्व करते रहते हैं, ये आपसे वो एक्चुअली पूछ रहा है, ठीक है। तो देखें सिंपल आंसर ये है बच्चों, पहले तो मैंने इसका लिखा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट डू नॉट हैव इंजन लाइक कार्स बट दे कीप ऑन मूविंग अराउंड द अर्थ, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन ये है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी बॉडी जो एक सर्कल में मूव करती है, अब क्योंकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक सर्कल में मूव करते हैं अराउंड द अर्थ, अब जो भी बॉडी एक सर्कल में मूव करती है तो सर्कल में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, ठीक है। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव करते हैं। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है, वो ज़मीन ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट कर रही होती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे हम कहते हैं ना कि चलें आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, एक एक रस्सी है, स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके एंड पे हम पत्थर बांध के यूं उसको घुमा रहे होते हैं। अब यूं समझ लें कि अब आपकी जगह अर्थ है, ठीक है, आपके हाथ की जगह अर्थ है, और दूसरा एंड पर वो पत्थर नहीं है बल्कि एंड पर वो सेटेलाइट है। अब उस सेटेलाइट को कौन मूव करवा रहा है, वो अर्थ, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की एक फोर्स होती है ना जिससे वो अट्रैक्ट करती है चीज़ों को, वही फोर्स उसको क्या कर रही है, रिवॉल्व करवा रही है। अब उसको कोई इंजन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंजन की जगह उसका क्या है, आप यूँ समझ लें कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है ये उसका इंजन बन गया है, ठीक। तो देखते हैं आगे। वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं ये अगर सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सर्कल में रिवॉल्व कोई भी बॉडी करती है तो उसको कौन सर्कल में रखता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, जो कि इक्वल होती है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्र ओवर आर। एफ सी का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इसके इक्वल होती है। अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड टू सैटेलाइट, जो सैटेलाइट को प्रोवाइड की जाती है किससे, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ से, यानी कि एफ जी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो इक्वल हो जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स आप यूँ भी कह सकते हैं कि सैटेलाइट रोटेट्स अराउंड द अर्थ, जो सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है अराउंड अर्थ बाय यूजिंग अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज़ करके एज सेंट्रीपिटल फोर्स, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स उसको यूज़ करता है और सर्कल में रिवॉल्व करता रहता है। जैसे पत्थर है, अब पत्थर एक सर्कल में रिवॉल्व करता है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी यूज़ करता है, हमारे हाथ की यूज़ करता है, ठीक है। सो आल्सो इसके अलावा और ये कैसे रिवॉल्व करते रहते हैं, ये क्यों नहीं नीचे नहीं गिर रहे, तो इसकी एक रीज़न ये भी है कि आल्सो देर इज़ नो एयर इन स्पेस, क्योंकि स्पेस में हवा नहीं होती। इट डज़ नॉट हैव टू वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, ने किसी किस्म का कोई फिर वर्क अगेंस्ट हवा के काम भी नहीं करना पड़ता, जब किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंस नहीं है। सो इट डज़ नॉट लूज़ एनी एनर्जी वाई रोटेटिंग, किसी किस्म की उनकी एनर्जी का लॉस नहीं होता। अगर एनर्जी का लॉस हो तो इसका मतलब है कुछ टाइम के बाद वो गिर जाएँ, लेकिन किसी किस्म की उन्हें मज़ाहमत नहीं है ऊपर, तो इस वजह से बस वो रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। ये दो रीज़न समझ लें, मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों कि द अर्थ ऑर्बिट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सेटेलाइट, जो एक सेटेलाइट जब रिवॉल्व करता है तो उसकी कोई स्पीड होती है जिसको हम ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सेटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू अर्थ, यानी कि एट नेग्लिजिबल हाइट, यानी कि बहुत ही ज़मीन के करीब, इतनी हाइट आप उसको निगलेक्ट कर दें, ठीक है, इज़ वी नॉट, यानी कि वी नॉट उसकी स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड। व्हाट विल बी द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अनदर सैटेलाइट रिवॉल्विंग एट अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ इन टर्म ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। देखें क्वेश्चन में दो हिस्से हैं, दो पार्ट है। एक पार्ट ये है कि जो एक सैटेलाइट है वो ज़मीन के करीब रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और दूसरा केस ये है कि ऑर्बिटल जो है सैटेलाइट जो है वो ज़मीन से थोड़ा हाइट पर है। हाइट कितनी है, जितना ज़मीन का रेडियस है ना उतनी हाइट है। ये दो केसेस बन रहे हैं। ये आपसे वो ज़रा पूछ रहा है कि इसकी क्या
जो ज़मीन के करीब है इसकी ऑर्बिटल स्पीड तो उसने खुद ही आलमोस्ट बता दी है कि जी वी नॉट, उसको सिंपली वो कह रहा है। अब आपसे वो कहता है जब वही एक हाइट पर चला जाएगा, हाइट कितनी हाइट है, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल, तो फिर उसकी स्पीड क्या होगी। तो बच्चों पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, जैसे जैसे कोई चीज़, ये जो सैटेलाइट हैं ये अगर ज़मीन के करीब रिवॉल्व कर रहे हैं तो इनकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे ये दूर जाते हैं तो इनकी स्पीड कम हो जाती है। ये आपने हमने थोड़ा सा देखना, देखें बच्चों ये आपको फार्मूला आना चाहिए ऑर्बिटल स्पीड का, जो कि इक्वल होता है वी नॉट इज़ इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच। ये ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला है। अब चूंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में दो केस हैं, तो पहला केस ये है कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू अर्थ, वो ज़मीन के बहुत ही करीब है, यानी कि एट नेग्लिजिबल हाइट, हाइट उसकी बहुत कम है। तो बच्चों ये जो इक्वेशन वन है जिसको हमने नाम दिया है, इसको हम चेंज करके ये लिख लेंगे ऐसे। अब ज़रा खुद देखें इसमें क्या फ़र्क है, वी नॉट इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई, एच गायब हो गया है। हाइट, हाइट क्यों गायब किया आपने, क्योंकि उसने कहा था नेग्लिजिबल हाइट, हाइट को आप निगलेक्ट कर दें, हाइट बहुत ही कम है। तो ये एक केस वन हो गया, ठीक है। इसी तरह फिर वो कहता है, ये उसने समझ लें गिवन दिया हुआ था। अब दूसरा केस एक्चुअली वो हमसे पूछ रहा है कि इफ़ द सैटेलाइट इज़ लॉन्च एट अ हाइट, वो एक हाइट पे लॉन्च किया जाए, कितनी हाइट, इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, वो हाइट जितना अर्थ का रेडियस होता है ना उतनी हाइट आप रखें, उसको ऊपर भेज दें। देन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट विल बी, ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी ये उसने पूछा हुआ था। तो बच्चों मैं अगेन उस इक्वेशन वन को देखें, मैं क्या करता हूँ उसमें, क्योंकि ये वैल्यू चेंज है तो मैंने इसको वी नॉट प्राइम कर दिया है, और जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच की जगह देखें मैंने आर ई लिख दिया है। ये क्यों, क्योंकि बच्चों उसने कहा था हाइट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, इसलिए मैंने आर ई लिख दिया। अब यहाँ से क्या होगा, जी एम ई ओवर आर ई प्लस आर ई, टू आर ई हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों आप वन ओवर अंडर रूट टू इसको आप अलग से कर लें, वैसे वन ओवर अंडर रूट टू, जब वन का अंडर रूट तो वन ही है, और टू का अंडर रूट इसी तरह हम लिख देंगे वन ओवर अंडर रूट टू, और बाकी जो फार्मूला रह जाता है उसको अंडर रूट के अंदर इसी तरह लिख देंगे जी एम ई ओवर आर इसके। यहाँ से बच्चों मैं एक लास्ट पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा, उसको आपने मस्ट अंडरस्टैंड करना, अदरवाइज़ आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहेंगे। जब किसी जगहों पर कुछ चीज़ें पढ़ेंगे ना किसी बुक से या इस तरह, तो आप कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं, लिहाजा स्किप नहीं करना, इसको समझना है। देखें अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको वन ओवर, अब जस्ट मैंने यहाँ पर अंडर रूट टू की वैल्यू लिखी है। अंडर रूट टू किसके इक्वल होता है, 1.414, और जो बाकी साल लिखा हुआ था अंडर रूट जी एम ई ओवर आर ये किसके इक्वल होता है, ये वी नॉट के इक्वल होता है, जो बिल्कुल स्टार्ट में हमने फार्मूला भी लिखा हुआ था। तो अब देखें, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं वी नॉट ओवर 1.414। इसका मतलब आगे बताऊँगा, अभी स्किप नहीं करना बच्चों, देखना है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ किसी से डिवाइड हो रही हो तो इसका मतलब है वो चीज़ लेस हो रही है। तो यहाँ पर जो हमारे पास न्यू स्पीड आई है वो क्या होगी है, दस द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट विल बी 1.41 टाइम्स लेस, क्योंकि डिवाइड हो रही है ना, लेस हो गई है देन द स्पीड एट द अर्थ सरफेस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब सैटेलाइट ज़मीन के करीब रिवॉल्व करेगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे ही वो ज़्यादा दूर जाएगा, हाइट पर जाता जाएगा, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो आप देख लें कितनी स्पीड कम हुई है, 1.41 टाइम्स लेस हुई है। अब कुछ स्टूडेंट इसी चीज़ को यूँ भी लिखते हैं, ये जस्ट समझाने के लिए आप तो बना, अदरवाइज़ यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कुछ स्टूडेंट इसको यूँ भी लिखते हैं। अब ये जो लिखा हुआ था ना 1/√2 वी नॉट, ठीक है, जो बिल्कुल ये ऊपर मैंने यहाँ से अगेन स्टार लिया, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट इसको जस्ट लिखते हैं √2 को वैल्यू लिखते हैं 1.414, और कुछ क्या करते हैं 1 डिवाइडेड बाई √2, इस पूरे को हल करके ना इसका आंसर आता है 0.707 और साथ वी नॉट लिख देते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है बच्चों, स्टूडेंट अक्सर ये कहते हैं कि ये जो डिवाइड हो रहा है ना 1.414, इसका मतलब है यहाँ पर स्पीड कम हो गई है, और गलत नहीं है, दोनों में आप दोनों लिख सकते हैं, लेकिन फिर आप मिस्टेक करते हैं। एक वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप मिस्टेक क्या करते हैं। हालांकि ये दोनों ठीक है, आप 0.707 वी नॉट भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब आपने गलत यूज़ नहीं करना पे, ठीक है, लिख देते हैं लेकिन इसका मीनिंग आप गलत लेते हैं पे। तो बच्चों स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जब हमने वी नॉट को डिवाइड करना है 1.414 से, तो इसका मतलब है वी नॉट कम हो जाएगी, यानी कि स्पीड कम हो जाएगी,
लेकिन वो कहते हैं कि जब हम वी नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे 0.707 से तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो बच्चों ये आपकी गलतफहमी है, वो ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि आप एक ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि 0 पॉइंट है, 0.707 0 पॉइंट है वो। ठीक है, तो बच्चों जब आप ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा नहीं होता बल्कि कम ही होता है। कैसे, ये भी समझाता हूँ। यही तो आपकी मिस्टेक है, आप इसको कम नहीं के बोलते, आप इसको कहते हैं जी स्पीड ज़्यादा हो गई है, जबकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सैटेलाइट जो है वो ज़मीन से दूर जब जाएगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होगी बल्कि कम होगी। कैसे, अब देखें, आप सपोज कर लें वी नॉट की वैल्यू जो है वो 5 है। आप देखते हैं क्या डिवाइड करने से क्या आंसर आता है और मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आता है। तो देखें, मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया इधर 5 को जब मल्टीप्लाई किया और इस 5 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 1.414 से तो मेरा आंसर आता है, आप खुद भी डिवाइड करके देख लें, 3.53 अप्रॉक्सीमेटली। और इसी तरह जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.707 से तो आंसर फिर वही आता है 3.53। इसका मतलब है ये दोनों का मतलब सेम है, लेकिन इसका जो सेंस है, मीनिंग है, वो स्टूडेंट गलत लेते हैं। क्योंकि जब वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना 0.707 के, तो वो कहते हैं शायद स्पीड ज़्यादा होगी है। तो बच्चों ज़्यादा नहीं होती। आप खुद देखें कि अगर उसकी पहले स्पीड 5 थी, जिसको आपने सपोज कर लिया 5 थी, तो अब वो देखें अब वो कितनी हो गई है, वो 5 से कहाँ पर आ गया, 3.53। तो क्या 5 से 3.53 पे आने पे स्पीड कम हुई है या ज़्यादा हुई है? बच्चों कम हुई है। आप 5 किधर और 3.53 किधर, कितना डिफरेंस आया है ये देख ले। आप क्या करेंगे, जो पहले स्पीड थी और जो बाद में स्पीड है उसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस 1.4 का आएगा। इसका मतलब है आपकी स्पीड कितनी कम हुई है, 1.4। तो इसलिए मैंने स्टेटमेंट में इधर लिखा था कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट विल बी 1.4 कह दें या 1.414 कह दें टाइम्स लेस, कम हो गई है देन द स्पीड एट द अर्थ सरफेस, जो अर्थ के सरफेस पर थी। तो बच्चों ये पॉइंट आपने मिस्टेक नहीं करनी। अक्सर स्टूडेंट के मार्क्स कैंसिल होते हैं बोर्ड में कि वो यही मिस्टेक करते हैं कि वो इसको यूं लिखते हैं 0.07, यहाँ तक लिख के छोड़ दें तो फिर भी ठीक है। लिखने के बाद वो जब कहते हैं ना कि जी इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई है, कितना ज़्यादा हुई है, 0.707, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि सैटेलाइट हाइट पर जाए और उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाए। बच्चों हमेशा स्पीड उसकी कम होती है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।